तो आज हमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है ना, थर्ड स्टेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट। इट मींस अराइवल ऑफ गांधी। गांधी का आगमन हमें तैयार करना है। अब गांधी के बारे में जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हो, क्योंकि मैक्सिमम सब पूछे जा चुके हैं। गांधी के बारे में कंसेप्चुअल समझ थोड़ा ज़रूरी है। कंसेप्चुअल का मतलब गांधी ने जो किया उसको आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे समझ सकते हो। कोई मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव देता है गांधी को समझने का, कोई नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव देता है, कोई इंपीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव देता है ना। तो अब गांधी ऐसी चीज है जिसको हर आदमी अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। तो आजकल क्वेश्चंस उस एंगल से बहुत ज्यादा हैं। और एक, गांधी की रेलेवेंसी क्या है, मॉडर्न टाइम में गांधी की रेलेवेंसी क्या है। तो आजादी के आंदोलन के अलावा गांधी का जो सोच है, चिंतन है, उस पर भी थोड़ी क्या काफी पकड़ आपको बनानी चाहिए। गांधी ने क्या किया है वो तो सबको लगभग आइडिया हो ही चुका है। गांधी के बारे में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो छूट गया हो, है ना। फिर भी हम गांधी को पहले पार्ट के तौर पर उनके इंडिविजुअल लाइफ के बारे में देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर गांधी जी की आइडियोलॉजी से परिचित होंगे, और आइडियोलॉजी के बाद फिर नेशनल मूवमेंट में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं इस चीज को देखना है। ठीक है, तो गांधी के तीन डायमेंशन है। एक उनकी इंडिविजुअल लाइफ है, दूसरा गांधी की आइडियोलॉजी जो गांधी को गांधी बनाते हैं, और तीसरा नेशनल मूवमेंट से उनका क्या रिलेशन रहा है। ये चीज आपको देखनी है। सेकंड वाले पार्ट में मेहनत ज्यादा करनी है। थर्ड वाला पार्ट यूपीएससी के हिसाब से तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन हाँ पीसीएस में क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो इनिशियल इंट्रोडक्शन आप जानते हो गांधी के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म है, स्थान पोरबंदर गुजरात, जिसका नाम सुदामापुरी था। या ये कहें कि सुदामापुरी इलाका है पोरबंदर में जहां उनका जन्म हुआ है। तो गांधी के बचपन का नाम आपने नहीं सुना होगा, आज आप देखेंगे। मोनियो नाम है उनका। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मदर पुतलीबाई, फादर करमचंद, पत्नी कस्तूरबा। जो बेटा है, 4 बच्चे हैं। इनमें से एक के ऊपर मूवी बनी है, यानी एक बेटे की तरफ से गांधी को क्या समझा गया है। मैंने आपको पहले भी बोला है, जरूर पढ़, मूवी को जरूर देखिए इसको, कि एक बेटा अपने बाप के बारे में, और वो भी गांधी के बारे में, क्या सोचता है। एक आपको डायमेंशन मिलेगा। गांधी के मानस पुत्र हैं, मान लिया है ना। तो जमनालाल बजाज है। ठीक है। इनिशियल जो एजुकेशन है वो आपको स्लाइड में नहीं दिखेगी, लिख लें आप। अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट। अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट। हायर एजुकेशन श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। और बैरिस्टर कहाँ पढ़ने जाते हैं? लंदन। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहाँ उनकी लॉर्डशिप हुई है। 13 साल की उम्र में शादी हो जाती है कस्तूरबाई से, जो बाद में कस्तूरबा बन जाती हैं।
करमचंद गांधी को भी शॉर्ट में कबा गांधी कहते थे, KABA, कबा गांधी, जो पोरबंदर, राजकोट और बाकानेर में दीवान के पद पर काम कर चुके हैं। तो प्रॉस्पर फैमिली है, स्थापित परिवार है उनका। 3 जगह काम किया उन्होंने, पोरबंदर में, राजकोट में और बाकानेर में। ठीक है। अठारह वर्ष की उम्र में उनको पहला पुत्र पैदा होता है, हीरालाल। उनकी जो बैरिस्टरी का टाइम है, बैरिस्टरशिप, 1888 1889 से 91, 3 साल तक वहां पढ़ते हैं। लौटने के बाद प्रैक्टिस राजकोट और बॉम्बे में शुरू की है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो उनके फादर के दोस्त हैं दादा अब्दुल्ला, जो कि एक मुस्लिम व्यापारी है, भारत से साउथ अफ्रीका के बीच ट्रेड करता है। वो 1892 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए ले जाता है। इस तरह से गांधी 1893 में अफ्रीका पहुंच जाते हैं। में अफ्रीका ठीक है। जब गांधी मोहनदास अफ्रीका में है, तब ट्रेन की यात्रा करते हैं। कहां से कहां तक? डरबन से प्रेटोरिया तक। डरबन से प्रीटोरिया तक उनकी ट्रेन की जर्नी है, फर्स्ट क्लास में। लेकिन मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको एक, एक जो स्टेशन मास्टर है वो बाहर आके फेंक देता है। मॉरिट्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। मॉरिट्स, ये लिखना है, ठीक है। बर्ग में वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, और यहाँ से उनको अपमान, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की जानकारी होती है या अनुभव होता है। और ये वो फेज है जब मोहनदास अब एक गांधी बनने के लिए था। जिस गांधी को आप जानते हैं, उस गांधी को बनने की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है, अफ्रीका से, जब वो भेदभाव को सामने देखते हैं। इनिशियली वो अफ्रीका में कहाँ रहे हैं? अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, साउथ अफ्रीका। तो ट्रांसवल उनका एक स्टेट है, प्रेसिडेंसी है इंडिया की तरह, ट्रांसवल, वहां वो रहे इनिशियली। और जब गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने रेसिज्म, यानी वो काले और गोरे का भेदभाव देखा, जिसको इंग्लिश में अपार्थराइड कहते हैं, रंग भेद, रेसिस्ट। तो काले लोगों को वहां कुली कहा जाता था, तो गांधी को कुली कहा गया। ब्राउन स्किन की वजह से गांधी क्या है? कुली है। ठीक है। इस बीच गांधी वापस भारत आते रहेंगे। तो बीच में एक बार आए थे 1901 में, तब उन्होंने कांग्रेस के पहले सम्मेलन में, कांग्रेस के उनके लिए पहला सम्मेलन था,
1901 में वो कांग्रेस के समिट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आप में से कोई बताए 1901 का समिट कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, है ना? वहाँ वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चलिए, ये गांधी के जीवन की अर्ली लाइफ है। और यहाँ तक गांधी प्योर ब्रिटिश हैं। प्योर ब्रिटिश का मतलब उन पर मॉडर्नाइजेशन का प्रभाव है। पैंट शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, हैट लगाते हैं, है ना? हाँ, बस ये कि खाने पीने में वो नॉन वेजिटेरियन है, लिकर नहीं लेते, क्योंकि अपनी माँ को वचन दिया हुआ है कि वो वैष्णव कायस्थ हैं, तो ये सब काम नहीं करेंगे। तो जो बुरी आदतें हैं वो गांधी के अंदर डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, सोच और ड्रेस बिल्कुल उनकी अंग्रेजों की तरह हो चुकी है इस समय। ठीक है, गांधी जब अफ्रीका में हैं तब भारतीयों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, और वो सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखना पड़ता था। इस एक्ट का नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। गांधी ने इसका अपोज किया और इंग्लैंड में एक डेलीगेशन भेजकर इसे समाप्त भी करवा दी। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जो गांधी वहां पर फेस कर रहे थे, और धीमे धीमे वो सबसे लड़ते भी हैं। ठीक है, तो वहां सबसे पहला उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया। तो अफ्रीका में गांधी के इंस्टीट्यूशन और पेपर्स, ये हेडिंग रहेगा आपका, इसको इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो गांधी का पहला इंस्टीट्यूशन वहां पर नटाल नटाल इंडियन कांग्रेस है। गांधी इस स्टेट में भी रहे हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस। अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल का कि इस कांग्रेस की स्थापना उन्होंने क्यों की थी? तो आंसर होगा रंगभेद के खिलाफ, रंगभेद को समाप्त करने के लिए। इसके बाद उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। टॉलस्टॉय एक थिंकर हैं जिनसे वो प्रभावित हैं, उनके बारे में आगे हम देखेंगे। टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया उन्होंने, जिसमें उनकी मदद एक आर्किटेक्चर ने की थी। आर्किटेक्चर का नाम कॉलिन बाक है। इसके बाद गांधी ने यहाँ पर एक और आश्रम बनाया जिसका नाम था फीनिक्स आश्रम। फीनिक्स आश्रम 1904 में बनाए, जबकि कांग्रेस बनाई थी इन्होंने 1894 में। इन दोनों के बीच में उन्होंने 1903 में ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई थी। ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1904 में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पेपर निकाला। ठीक है, ये गांधी के एक्ट हैं, लेकिन गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो यही तैयार हो रही है। सत्य के बारे में वो सत्यवादी हरिश्चंद्र से प्रभावित है। उनकी माँ उनको नाटक देखने और सुनने के लिए बोलती है, तो वो उनसे सत्य के बारे में सीखते हैं। लेकिन उस सत्य के लिए कैसे प्रयास किया जाता है, इन सब के लिए से अफ्रीका उनको अफ्रीका में
3 चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला जॉन रस्किन, है ना। तो जॉन सर रस्किन, पेज जूम जूम कर दीजिए। पेज जूम करूं? मैं एक्चुअली कुछ दिखाना चाह रहा जी था। जी। जॉन रस्किन का प्रभाव आप दिखाएंगे उन पर। उनकी किताब है अनटू द लास्ट, है ना। तो मैं बाद में बताता हूँ। मैं सभी आपके यहाँ लिखा भी है, नटाल बंदरगाह पर पहुंचे हैं सबसे पहले वो, है ना। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी के लिए काम करते हैं, और 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस भी उनकी है। मॉरिट्सबर्ग पर उनको धक्का दिया गया। ये सब अफ्रीका के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म बन गया है। ईयर मैंने अभी नहीं लिखाया था, अब आप ईयर भी लिख लीजिए, 1902 में। इन सबको सीक्वेंस में लिखना है। मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, लेकिन आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है। अभी हम उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। तो जॉन रस्किन और टॉलस्टॉय को उन्होंने वहां अच्छे से पढ़ा, ये दोनों। और तीसरी चीज थी भगवत गीता, जिसमें निष्काम कर्म की अवधारणा मिलती है। निष्काम कर्म, कर्म विदाउट फ्रूट कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो लास्ट की 2 चीजों में, खासकर टॉलस्टॉय में और जॉन रस्किन के लिए होना चाहिए। ये लोग गांधी की सोच को बनाते हैं। तो टॉलस्टॉय का कथन, एक स्टेटमेंट है, वो आप लिख लें। द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। ईश्वर का जो साम्राज्य है वो स्वयं आपके अंदर है। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। उनकी कुछ किताबें या आर्टिकल्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं टॉलस्टॉय की। ब्रीड लेबर, BREAD। गांधी बहुत प्रभावित है इस ब्रीड लेबर से। और उनकी बुक है वॉर एंड पीस, बहुत पॉपुलर किताब है, वॉर एंड पीस। ठीक है। जॉन रस्किन से उन्होंने उनकी किताब पढ़ी अन टू दी लास्ट, अन टू दी लास्ट, जिससे उन गांधी के ऊपर सर्वोदय और अंत्योदय का प्रभाव पड़ा। सर्वोदय और अंत्योदय। ब्रीड लेबर का मतलब होता है गांधी के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, और सभी प्रकार के श्रम, लेबर का इम्पोर्टेंस बराबर होता है, इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी लेबर। इसके अलावा गांधी एक आदमी से और प्रभावित होते हैं, डेविड थोरो से। डेविड थोरो। डेविड थोरो की एक किताब है द एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस। द एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस। ये गांधी की आइडियोलॉजी है जो अफ्रीका में तैयार हो रही है। गांधी ने थोरो से सिविल डिसोबीडियंस सीखा, यानी कि चीजों का विरोध कैसे किया जाता है जिसमें हिंसा ना हो, है ना। तो गांधी अहिंसक तो शुरुआत से ही है, इन पर
उन पर प्रभाव बुद्ध की शांति और अहिंसा का प्रभाव है गांधी के ऊपर। अगर इंडियन थॉट्स की बात करें तो गांधी पर पीस एंड नॉन वायलेंस बुद्ध से प्रभावित है। गांधी इंडियन फिलोसफी में साध्य साधन पवित्रता, गोल्स मीन्स प्योरिटी इसको कहते हैं, यानी वही काम अच्छा है जिसमें गोल अच्छा हो और जिसमें साधन अच्छे हो, उसी काम को वे बेहतर मानते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गीता, रामायण और हरिश्चंद्र भारतीय या हिंदू मैथोलॉजी से प्रभावित है। इस्लाम की फैटर्निटी का आइडिया, बंधुत्व का आइडिया इस्लाम से लेते हैं वो। ठीक है, यही गांधी बीच में उनकी सबसे पॉपुलर किताब है या सबसे बेहतर किताब है हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में गुजराती में लिखी थी। हिंद स्वराज ठीक है, किसमें लिखी है? गुजराती भाषा में, और ये गांधी की सबसे बेहतर किताब है। क्वेश्चन बनता है इसमें जो स्वराज शब्द है वो गांधी ने कहाँ से लिया? तो जो गांधी 1909 में लिख रहे हैं, तो 1909 में भारत आप जानते हो ना, बंगाल विभाजन के बाद का भारत है। तो स्वराज चर्चा में तो है ही। 1901 में गांधी कलकत्ता अधिवेशन में जा ही चुके हैं, तो स्वराज से वो परिचित हैं अच्छे तरीके से। लेकिन उनका जो स्वराज शब्द है वो उपनिषदों से आया, यानी गांधी वेदों की तुलना में किस में भरोसा करते हैं? उपनिषद में। ये वही भरोसा है जो विवेकानंद का है और राजा राममोहन राय का है। तो वेदों से ज्यादा उनके पास उपनिषद प्रभावशाली है उनके लिए। जिसका अर्थ होता है सेल्फ रूल, स्वयं पर शासन। और गांधी हिंद स्वराज में गुजराती में कहते हैं कि इसके दो अर्थ हैं, तो आप भी दोनों अर्थों को लिखेंगे। अभी गांधी की आइडियोलॉजी शुरू हो रही है, ठीक है, जहां से गांधी का जो फिलॉसफी है वो गांधी तैयार करते हैं अपनी। आपको उस फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए। तो गांधी के लिए स्वराज का अर्थ क्या है? एक मोरल स्पिरिचुअल स्वराज है, ठीक है, नैतिक आध्यात्मिक स्वराज है, और दूसरा पॉलिटिकल स्वराज है, राजनीतिक स्वराज है। तो मोरल स्पिरिचुअल में सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण गांधी का स्वराज है, और राजनीति में लोगों का स्वयं का शासन, तो सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस, ये उनका पॉलिटिकल आइडिया है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया मिला गांधी का। दूसरा आइडिया गांधी का नॉन वायलेंस पर है, अहिंसा पर है, और इसके भी दो फॉर्म गांधी बताते हैं, वो भी आपको तैयार करने हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हम पहले नेगेटिव लिख लेते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है किसी की हत्या ना करना, इज नॉन वायलेंस। किसी को जान से ना मारना, हानि ना पहुंचाना। और दूसरी है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ब्रॉड सेंस है, निगेटिव का मतलब नैरो सेंस था। क्या है? सभी से प्रेम करना, लव टू ऑल। तो जो आप सबसे प्रेम करोगे तो जाहिर सी बात है आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये प्रेम मन, वचन और कर्म तीनों से होना चाहिए। मन, वचन और कर्म।
तो यूपीएससी और आप का संबंध कैसा होना चाहिए? आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इससे प्रेम कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव वाला। सर मन, मन वचन वाला। कर्म। अभी किसमें है? वचन और कर्म तो दोनों हैं, मन नहीं रिलेट हो पा रहा उससे, है ना? वचन तो हमेशा ही बोलते हैं कि यार मुझे यूपीएससी देना है, मैंने फॉर्म भर दिया है, तैयारी कर रहा हूँ। कर्म, किताबें पढ़ी रहे हो, सुबह सुबह क्लास करनी पड़ती है, तो कर्म है ही। क्या चीज की कमी आ रही है? जिस दिन ये चीज आ जाएगी उस दिन सफलता मिलेगी। तो गांधी कहते हैं किसी भी चीज को पूरे मनोयोग से, मनोयोग का मतलब समझकर, सोचकर, और जब तक ना कर लो तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए। समझे? जैसे एग्जाम्पल छोटा सा है, संडे को अगर मैं क्लास नहीं लूं या नहीं पढूं तो फिजिकल रेस्ट तो मिल जाती है, लेकिन मेंटल रेस्ट नहीं मिलती, ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। तो फिजिकली तो ठीक है, थोड़ा सोने को, ज्यादा सोने को मिल जाता है, मेंटल लेबर नहीं होती, ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन है उसमें ऐसा लगता है कि यार कोई चीज अधूरी सी छूटी है आज। तो पढ़ाई या यूपीएससी आपके लिए मन की विषय, मन की चीज होनी चाहिए। खैर, अगला मीनिंग है विरोधी को प्रेम से जीतना। अगले आदमी को अगर आप जीतना चाहते हैं तो ताकत से नहीं, अपने सौंदर्य से नहीं, अपनी बुलेट से नहीं, बल्कि किससे जीते? प्रेम से जीते, अपने व्यवहार से जीतिए उसे। ठीक है? अहिंसा ब्रेव लोगों का काम है, ना कि निगेटिव लोगों का। यानी जो कमजोर लोग हैं वो अगर अहिंसा करते हैं तो वो अहिंसा नहीं मानी जा सकती, है ना? तो हिंदी में कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा वही कर सकता है जो क्षमा करने के लायक हो। अहिंसा उसको शोभा देती है जो हिंसा करने लायक हो, फिर भी हिंसा ना करे, अहिंसक रहे, है ना? तो जो सक्षम है, अगर वो शांत है, वो अहिंसा नहीं कर रहा है, तो वो वाकई ही अहिंसक है। तो जब कहते हैं कि भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है, तो सेम कंडीशन है। आप ताकतवर हैं हर तरीके से, फिर भी अगर आप अहिंसक हैं तो ये अहिंसा है, और ये वीर वीर लोगों का गुण है। यानी सामान्य आदमी अहिंसक होने के लिए मुश्किल है उसके। लास्ट है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये प्रभाव उन पर बाइबल का दिखता है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो अगली आइडियोलॉजी गांधी की है निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है? और ये आप देख रहे होंगे, गांधी ने एक एग्जाम या कंपटीशन कराया था निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए, इन ओपिनियन में। ठीक है? तो वहाँ एक और गांधी हैं दूसरे, उन्होंने इसको सत्याग्रह कहा था, और गांधी ने उसको सत्याग्रह कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है, ध्यान रखना आप। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ होता है कि जरूरत पड़ने पर हिंसा की जाए। हिंसा का मतलब किसी का खून बहाना नहीं है, हिंसा का मतलब पूरी ताकत से जवाब देना। ठीक है? तो जब तक जरूरी नहीं है तब तक आप अपने बल का प्रयोग ना करें। यानी विरोध करने के लिए आप किसी से क्या करो, सहयोग करना बंद कर दो।
तो किसी को सपोर्ट करना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या मैसेज जाएगा कि वो हमारे साथ नहीं। तो गांधी इस फिलॉसफी में आपके साथ रहेंगे। ठीक है। सत्याग्रह के बारे में गांधी कहते हैं सत्याग्रह वही कर सकता है जिसकी आत्मा शक्तिशाली है, जिसकी सोल पावरफुल है, वही शक्तिशाली है, वही सत्य को फॉलो कर सकता है। इसलिए गांधी के लिए सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है, वेपन ऑफ पावरफुल मैन। ठीक है, चलिए। गांधी को अपने जीवन में भारत और भारत से बाहर बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं। लोगों ने कुछ ना कुछ कहा ही है। आप लोग भी कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना। तो गांधी सबकी सुनेंगे। तो गांधी ने किसको क्या बोला है, गांधी को किसने क्या कहा है, ये आप एक बार नोट कर लेंगे यहाँ से। गांधी के पास लगभग 12 टाइटल हैं। ठीक है। तो 12 टाइटल में से पहला टाइटल कर्मवीर है, जो दक्षिण अफ्रीका में उनको मिला। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। दूसरा टाइटल कुली बैरिस्टर। मैंने अभी कहा था कुली माने जो लोग ब्राउन या ब्लैक स्किन है। अंग्रेज उनका मजाक उड़ाते हैं। भंगी शिरोमणि। तो गांधी ने जो वहाँ स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, उसमें उनको टाइटल मिला, क्योंकि हम जानते हैं भंगी जाति साफ सफाई से जुड़ी हुई रही है। तो भंगी शिरोमणि। ये 3 टाइटल उनको अफ्रीका में। एक टाइटल अफ्रीका के बीच में मिलेगा उन्हें, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, है ना। कैसे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से अपील करते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ें। तो बदले में ब्रिटिश लोगों ने उनको ये टाइटल दे दिया है। और जैसे ही गांधी ने ये टाइटल सहयोग किया, सरकार उनसे खुश हुई और उनको क्या दे दिया, केसर हिंद। तो अंग्रेजों का समर्थन करने की वजह से उनको ये टाइटल मिला, केसर हिंद का। ये सब उनके भारत आने से पहले की स्थितियां हैं, है ना। जब वो भारत में आ जाते हैं तब उनके पास महात्मा का टाइटल आ जाता है, जो उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण में देते हैं। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में उनको हाफ नेकेड फकीर कह दिया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था और फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। देशद्रोही फकीर, ये भी चर्चिल ने कहा। देशद्रोही समझ रहे हो ना, सेडिशन का केस है। ठीक है। मलंग बाबा। मलंग मतलब अपनी तरह का यूनिक आदमी। ये उनको कब मिला, जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी तैयार करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान के लोग कहते हैं मलंग बाबा। जवाहरलाल नेहरू उनको बापू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब जापान सिंगापुर में है तब उन्हें वो राष्ट्रपिता कहते हैं, रेडियो कॉलिंग में। और जब वो दंगे समाप्त करवाते हैं विभाजन से थोड़े पहले, तो वो
माउंटबेटन को वन मैन वॉन्टरी फोर्स कहता है। तो ये टाइटल आपको गांधी के तैयार करना है। ठीक है, यहाँ तक यस सर। ठीक है। तो गांधी के कुछ स्टेटमेंट हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो लिख लें उसे। गांधी को पीसफुल अनार्किस्ट कहा गया है, शांतिवादी अराजकतावादी, या फिलोसोफर अनार्किस्ट कहा जाता है उनको, दार्शनिक अराजकतावादी। तो शांतिवादी इसलिए क्योंकि पीस की बात करते हैं, वो तो हम जानते हैं। अराजकतावादी का मतलब होता है जो आदमी राज्य का विरोध करे, राज्य मतलब स्टेट को कहे कि हमें जरूरत स्टेट की नहीं है, ऐसे आदमी को हम अराजकतावादी कहते हैं। तो मार्क्स भी अराजकतावादी है, लेकिन मार्क्स की अराजकतावाद कैसी है? हिंसा वाली है। गांधी की नॉन वायलेंस वाली है। तो गांधी कहते हैं कि जो सत्याग्रही है और अहिंसक है उसके लिए स्टेट जरूरी नहीं है। तो देयर इज नो नीड ऑफ स्टेट टू द सत्याग्रही एंड नॉन वायलेंटिक पर्सन। क्यों नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन गांधी ने राम राज्य का समर्थन जरूर किया है। तो राज्य का विरोध करने के बाद भी गांधी राम राज्य का सपोर्ट जरूर करते हैं, पंचायत का समर्थन करते हैं। तो इसलिए गांधी कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, हम डिस्कस करेंगे उसे। गांधी ने स्टेट को आत्मा रहित मशीन, मशीन विदाउट सोल कहा है, क्योंकि स्टेट यूज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, क्योंकि राज्य क्या करता है? हिंसा का संगठित प्रयोग करता है। वो हम क्या है वो भी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। संसद को उन्होंने बांझ औरत कहा है, नॉन प्रोडक्टिव, बैरन, बांझ औरत है पार्लियामेंट, क्योंकि वहां केवल ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं होता। गांधी को ऐसा लगता है। गांधी के लिए राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष नहीं है। इट इज नॉट द फाइट फॉर द पावर, इट्स फॉर ओनली पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक वेलफेयर। तो गांधी पॉलिटिक्स को लोक नीति और लोक कल्याण का माध्यम मानते हैं। ठीक है, तो गांधी का ये आइडिया पॉलिटिक्स के बारे में है। ठीक है, फिर से क्लिक करो। अब गांधी की बुक्स के बारे में बात करनी है, उस पर बात करते हैं।